नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना का जो पेपर होना है NMMS का। इसमें सामाजिक विज्ञान के आपके जो 35 अंक का जो पोर्शन आना है उसके बारे में आप ये पूरे वीडियो रोज देखते हैं तो आपको 35 में से 35 नंबर पूरे के पूरे सामाजिक विज्ञान में मिल सकते हैं। तो हम सीधे बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान की प्रश्नों की तरफ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सामाजिक विज्ञान का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। हमको बताना है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। सभी को पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सबको इसका राइट टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजभाषा है उर्दू, गुजराती, तमिल या हिंदी। तो मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वह है आपकी हिंदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है। जब मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। सबको याद रखना है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ था और छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। इसको आपको याद रखना है। हमारे इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसको सबको याद कर लेना है कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित किन प्रागैतिहासिक गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रागैतिहासिक काल जो था उस समय कुछ गुफाएं मिली थी और उन गुफाओं का नाम है, जो प्रश्न नंबर 5 है हमारा इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं हैं जो इनको विश्व की जो है धरोहर सूची है उसमें सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। आप इनको भी याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है। तो हमको बताना है कि प्रश्न नंबर 6 का राइट उत्तर, सांची किस लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों के लिए, बौद्ध स्तूपों के लिए, जैन धर्म की प्रतिमाओं के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सांची है, सांची बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के स्तूप बने हुए हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। हमको बताना है मध्य प्रदेश के नदी के किस तट पर कुंभ का मेला लगता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा और इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में जो है क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के कौन से शहर में लगता है, तो इसका उत्तर है आपका उज्जैन। उज्जैन जो महाकाल की नगरी है वहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर जो है कुंभ का मेला लगता है। आपको बता दें कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 7 के बाद प्रश्न नंबर हम 8 पर चलेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न नंबर 8 है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वह व्यापारिक नगरी के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा बी। मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है तो इंदौर के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी है वह भोपाल है, ये भी आपको याद रखना है। और जबलपुर है, जो जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है। उज्जैन है, उज्जैन में जो है महाकाल का मंदिर है और यहीं पर जो है कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर इस नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो शहर जबलपुर है, जबलपुर को और किस नाम से जानते हैं,
तो झीलों की नगरी, संस्कार धानी, व्यापारिक नगरी या इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश की जो शहर जबलपुर है, यह जो है झीलों की नगरी के नाम से, झीलों की नगरी नहीं, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कार धानी। जबलपुर को जो है क्या कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है संस्कार धानी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर में क्या है, तो यहाँ पर जो है भेड़ा घाट भी है। आप इसको भी याद कर सकते हैं। कौन सी नदी पर है? तो भेड़ा घाट जो है नर्मदा नदी के तट पर है। आपसे पूछ लें जबलपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ये भी आप इससे संबंधित क्वेश्चन याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर और किस नाम से जाना जाता है, तो संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो 10 है, इसका उत्तर आपको बताना है। आप मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान में हिंडोला महल देख सकेंगे? हमको बताना है कि हिंडोला महल कहाँ है। प्रश्न नंबर 10 है, इसका राइट उत्तर है मांडू। मांडू में जो है आपका हिंडोला महल है। इस प्रश्न को आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश के इनमें से किस स्थान में हिंडोला महल है, तो मांडू में आपका हिंडोला महल है। अगला है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? हमारा प्रश्न नंबर 11 है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कौन से राजा ने करवाया था? आपको बताना है। परमार राजाओं ने, मौर्य राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने या चोल राजाओं ने? प्रश्न नंबर 11 का राइट उत्तर है चंदेल। चंदेल राजाओं ने जो है मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो जो जगह है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है, खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था वह करवाया था आपका चंदेल राजाओं ने। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? हमको बताना है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ किस विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 12 है, तो जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए। इसके अलावा आपको याद रख लेना है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो बांधवगढ़ है यह मध्य प्रदेश के जो कौन से ज़िले में है, तो यह है आपका उमरिया ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? आपको याद रख लेना है, यह है आपका उमरिया ज़िले में है। मध्य प्रदेश का ज़िला है उमरिया, उसी पर है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो फेमस है वह है सफ़ेद बाघों के लिए। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है भेड़ाघाट, महेश्वर, ओंकारेश्वर या अमरकंटक? हमको बताना है प्रश्न नंबर 13 का राइट उत्तर कि भेड़ाघाट जो है नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी निकलती है हमारी अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। आप इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक कौन से ज़िले में है? तो अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थित है। अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील है, वहाँ पर जो है आपका अमरकंटक है। इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आला और ऊदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किन महाकवि ने किया है? आला और ऊदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस का महाकवि ने किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर बी जगनिक ने। जगनिक ने जो है आल्हा और ऊदल का वर्णन किया है। जगनिक का एक ग्रंथ है जिसका नाम है परमाल रासो। परमाल
रासो। परमाल रासो में जो है इन्होंने आल्हा उदल का वर्णन किया है। इसको आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये है आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारे अगले प्रश्न का जो इबारत है वह है भूषण कवि किस रचनाएं प्रमुखतः किस रस की हैं। जो भूषण हैं हमारे एक कवि हुए हैं भूषण, जिन्होंने अधिकतर वीर रस की कविताएं लिखी हुई हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुखतः कौन से रस की हैं। प्रश्न नंबर 15 का राइट उत्तर है वीर रस। भूषण की जो कविताएं हैं वह वीर रस की हैं। वीर रस का स्थायी भाव जो है वह उत्साह होता है, यह भी आप याद कर लें। तो वीर रस की जो भूषण है, भूषण की कविताएं कौन से रस की हैं, वीर रस की हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर हमको सुमेलित करना है और फिर सही विकल्प चुनना है। प्रश्न नंबर 16 का आपको देना है उत्तर। प्रश्न नंबर 16 जो हमारा है वह क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि सुमेलित कीजिए कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट। तो एक तरफ हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कवियों के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन कवियों की रचनाएं लिखी हुई हैं जो उन्होंने लिखी हैं। अब हमको बताना है कि कौन से कवि ने कौन सी रचना लिखी है। जैसे लिखा है कालिदास, तो जो कालिदास ने रचना लिखी हैं वह है आपकी रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम और कालिदास। तो इसका जो मैचिंग हो जाएगी वह आपकी हो जाएगी कालिदास की रघुवंशम से। यहाँ पर हम इसको मिला देंगे तो ए का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आई भी मतलब 4। दूसरा लिखा है भर्तृहरि, फिर लिखा है भवभूति और बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा है और कादम्बरी लिखी है। तो डी का हो जाएगा आपका पहला उत्तर। तो डी का हो गया पहला और ए का हो गया चौथा। अब हमको देखना है ए का चौथा और डी का पहला कहाँ कहाँ है। तो ए का चौथा और डी का पहला आपका केवल ए नंबर में है। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से ए की है जो जोड़ी है वह चौथे नंबर है और बी की जो जोड़ी है वह तीसरे नंबर है। जो आपके भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि ने जो रचना लिखी है वह लिखी है नीति शतक और भवभूति ने जो रचना लिखी है वह लिखी है उत्तर रामचरित्र। तो बी नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बी का हो जाएगा आपका 3 और जो है आपका सी नंबर का जो है क्वेश्चन इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। बाकी डी नंबर का पहला और ए नंबर का चौथा। इसके हिसाब से इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आप एक चीज़ और याद कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कालिदास की रचनाएं रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम 3 रचनाएं याद कर लो। भर्तृहरि की रचनाएं नीति शतक, वैराग्य शतक, भवभूति की रचनाएं उत्तर रामचरित्र और बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र और कादम्बरी। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे केवल कालिदास की रचनाएं पूछ ले और बाकी सारी चीज़ें गायब करके आपको 4 ऑप्शन दे दें, जिनमें से एक नाम ये लिखते बाकी 3 नाम कोई और लिख दें, तो भी आपको ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक तरीके से यहाँ पर आपने एक ही प्रश्न में 8-10 उत्तर आपने तैयार कर लिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है तात्या टोपे स्टेडियम जो है आपका कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो जो तात्या टोपे स्टेडियम है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इसको भी हमको सुमेलित ही करना है और फिर इसकी जोड़ियां बनानी है। यहाँ पर एक तरफ कवियों के नाम लिखे हैं, एक तरफ उनकी कुछ रचनाएं लिखी हैं, इसको हमको मिलाना है। क्या लिखा हुआ है, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और शरद जोशी।
गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचना है वह है चांद का मुख टेढ़ा। तो इसकी जो मैचिंग होगी वह होगी आपकी 4 नंबर पर। सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता खूब फेमस है, सबने पढ़ी है, वह है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मैचिंग हो जाएगी आपकी 1 नंबर से। इनकी हो गई जो है ए की हो गई 4 नंबर से, बी की हो गई 1 नंबर से। माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता हमने पढ़ी है, पुष्प की अभिलाषा। तो माखनलाल चतुर्वेदी का हो जाएगा 3 नंबर से। और बची शरद जोशी माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है 3 नंबर नहीं बच्चों, 2 नंबर होगी। और शरद जोशी है, शरद जोशी की जो रचना है वह है जीप पे सवार इल्लियाँ, 3 नंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं 4 1 2 3, इसलिए हमारे प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ए आपका उत्तर है। ए का आपका आ जाएगा 4थे नंबर पर, चांद का मुँह टेढ़ा माँ का गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, शरद जोशी जीप पर सवार इल्लियाँ। तो आपको सारे के सारे उत्तर याद हो गए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी। इसको आप याद कर लें। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान दुष्यंत कुमार स्मारक एवं पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 का हमको राइट उत्तर बताना है। दुष्यंत कुमार स्मारक एवं पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। दुष्यंत कुमार स्मारक और पांडुलिपि संग्रहालय जो स्थित है वह आपका भोपाल में स्थित है। याद रखना है सबको, दुष्यंत कुमार संग्रहालय स्मारक और पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न का सही क्रम चुनिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है सही क्रम चुनना है। यहाँ पर भी हमको एक साथ 4 उत्तर याद करने हैं। क्या लिखा है हमारे प्रश्न में? सबसे पहले नंबर पर लिखा है मेला और एक तरफ लिखा है स्थान। सिंहस्थ या महाकुंभ मेला। तो सिंहस्थ महाकुंभ मेला कहाँ लगता है? तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था उज्जैन में लगता है। तो ए का उत्तर तो हो जाएगा आपका 2। ए का उत्तर क्या हो जाएगा? 2। कार्तिक मेला, नवरात्र मेला और मकर संक्रांति मेला। अब हमको ए और बताने हैं। तो जो है नरसिंहपुर, सीधी, रतलाम, कार्तिक मेला कहाँ पे लगता है? इस प्रश्न का हम उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो बी नंबर है इसका सही उत्तर है आपका 4 नंबर पर। तो कार्तिक मेला लगता है कहाँ? ओंकारेश्वर और बालाघाट में। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा आपका 4। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर हमारा 20 है। प्रश्न नंबर 20 के हिसाब से जो है बी का उत्तर है आपका 4। नवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? तो जैसा सबको पता है माँ शारदा का मंदिर है मैहर में, और इसके अलावा दतिया, धार और ओरछा यहाँ पे लगता है आपका नवरात्रि का मेला। फिर बचता है मकर संक्रांति मेला। तो मकर संक्रांति मेला लगता है नरसिंहपुर, सीधी, रतलाम और खरगोन में, इसलिए डी का उत्तर हो जाएगा 3। इसके हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा यहाँ पर याद कर लेना है, सिंहस्थ मेला लगता है आपका उज्जैन में, कार्तिक मेला आपके लगते हैं ओंकारेश्वर और बालाघाट में, नवरात्रि का मेला आपका लगता है मैहर में, और मकर संक्रांति का मेला आपका लगता है नरसिंहपुर में। इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को हल कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम 25 प्रश्न आज हल करेंगे। निम्न का सही क्रम चुनिए। अब इसका हमें फिर से सही क्रम चुनना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तानसेन समारोह, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, खजुराहो नृत्य महोत्सव और अलाउद्दीन खां समारोह। हमने हिंदी में यदि आपने पाठ पढ़ा हो मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार,
तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्प मिल रही होंगी। प्रश्न नंबर 21 से तानसेन समारोह कहाँ लगता है? तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के। तो तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में। तो इसके हिसाब से ए का उत्तर तीसरा कहाँ पर है? बी में। फिर लिखा है अखिल भारतीय कालिदास समारोह। अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ होता है? तो ए होता है आपका उज्जैन में। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव जो आपका होता है यह होता है आपका खजुराहो में। इसके बाद तानसेन कहाँ है? तानसेन ग्वालियर में। अब बचता है क्या? अलाउद्दीन खां समारोह। तो अलाउद्दीन खां कहाँ के थे? वह थे आपके मैहर के, इसलिए अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ होता है? मैहर में। इस तरीके से इसके बाद सी का 1 और डी का 2 हमारे पूरे के पूरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है भारत भवन कहाँ स्थित है? हमको बताना है भारत भवन कहाँ स्थित है? खंडवा, उज्जैन, भोपाल या नर्मदापुरम में। तो प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन जो हमारा स्थित है वह आपका है भोपाल में। हमारा अगला प्रश्न है निम्न को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। आपको इनको सबको सुमेलित करना है और फिर सही विकल्प चुनना है। आधे विकल्प आपके यहाँ दिए गए हैं, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या? पुरस्कार, यहाँ लिखा है क्षेत्र। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता होगा। यहाँ पे ए लिखा है 35 वर्ष से कम आयु के लेखक और लेखिका की प्रथम कृति पर हो। इस पर पहले हम इसका उत्तर बता देते हैं आपको। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है आपका डी। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर आपका डी है। इस तरीके से ए का आपका उत्तर होगा दूसरा। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार जो वो मिलता है वह मिलता है आपका कविता के क्षेत्र में। ए का आपका उत्तर हो जाएगा 2। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? यह मिलता है आपका कविता के क्षेत्र में। ये 2 नंबर पे यहाँ लिखा है। फिर लिखा है आपका बी। बी का सही उत्तर आपका चौथा है। 35 वर्ष से कम आयु और लेखक की कृति का इसके बाद अगला लिखा हुआ है आपका बी का पहला। बी नंबर का जो आपका प्रश्न है, तो जो हमारा प्रश्न नंबर 23 है इसका राइट उत्तर अब हम आपको बता देते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। माखनलाल इस प्रश्न का सही उत्तर जो बताया जा रहा है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए का दूसरा। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी दूसरे नंबर पे लिखा है कविता। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो पुरस्कार मिलता है वह कविता के क्षेत्र में मिलता है, ए का दूसरा। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा लिखा है रविशंकर शुक्ल पुरस्कार। रविशंकर शुक्ल जो पुरस्कार मिलता है यह मिलता है आपका बाल साहित्य में, क्योंकि इसका उत्तर है 4 और 4 नंबर पे लिखा है बाल साहित्य। फिर लिखा है सी दुष्यंत कुमार पुरस्कार। दुष्यंत कुमार पुरस्कार जो मिलता है वह मिलता है ए ऑप्शन, मतलब 35 वर्ष से कम आयु के लेखक और लेखिका की प्रथम कृति पर मिलता है दुष्यंत कुमार पुरस्कार। बचता है डी सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार। तो ये मिलता है कहानी लेखन में। इस तरीके से हमने उत्तर देख लिए। आपको फिर से एक बार समझ लेना है। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कविता के लिए दिया जाता है। रविशंकर शुक्ल पुरस्कार बाल साहित्य के लिए दिया जाता है। दुष्यंत कुमार पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के लेखक और लेखिका की प्रथम कृति पर दिया जाता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार कहानी के लिए दिया जाता है। हमारा 24 नंबर का प्रश्न है और हमको 25 प्रश्न हल करने हैं। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ क्या हैं? प्रश्न नंबर 24 का जो हमारा राइट उत्तर है आर्यों के प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं वह हैं आपके वेद। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ क्या हैं? वेद है। प्रश्न नंबर 24 का हमारा जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, वेद। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 होती है वेदों की संख्या। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से होते हैं।
एक बार हम आपको वेदों के नाम बता देते हैं, फिर भी आपको कमेंट करना है। 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी के साथ हमने 25 प्रश्न कंप्लीट किए। कल फिर हम 25 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी ओलंपियाड की भी और NMMS की, जिससे आपको जो है NMMS की परीक्षा में पास हो जाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, जिससे आपका चयन हो जाएगा 1000 रुपये महीने वाली स्कॉलरशिप योजना में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।